आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना का खास कार्यक्रम हिसाब दो। हिसाब दो कार्यक्रम में हम उच्च कुर्सियों पर बैठकर काम करने वाले उन व्यक्तियों को बुलाते हैं जो आत्म अवलोकन कर अपने पूर्व के कार्यों का स्वमूल्यांकन कर खुल करके हमसे अपना पूरा हिसाब किताब देते हैं। इसमें उनके अच्छे कार्य, वाद विवाद, ग्लानि, भूल, पश्चाताप समेत तमाम पहलुओं पर हम उनसे चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य इतिहास में की गई अच्छी पहल गलतियों से वर्तमान में उस कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार सीख ले सके। हमारा उद्देश्य साफ है। आज हमारे साथ खास मेहमान, हिसाब दो कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कमल टावरी जी, जो कि भारत सरकार में सचिव रहे, रिटायर्ड आईएएस हैं और 1968 बैच के अधिकारी हैं। आपने बहुत पूरा उत्तर प्रदेश में, वैसे तो मुंबई कैडर के हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपने बहुत काम किया है। हम आपके पहले जो 5 साल हैं उसमें आपने क्या क्या कुछ किया है, कौन सा इनोवेटिव काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या भूल चूक हुई है वो सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल है वो कि नौकरी के दौरान जब आपने नौकरी ज्वाइन की, पहली पोस्टिंग आपको जहां मिली और आप ऑफिस पहुंचे और वो पहला दिन आपका था, कैसा महसूस किया, कैसा अनुभव किया आपने? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो श्रृंखला शुरू किया है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा अपना मत रहता है, मैं भी 76 साल का हूँ, कि हम सबने पीछे मुड़कर देखना चाहिए जिंदगी में कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अनुभव लिए, और हम आज अगर उस पद पर होते तो क्या करते। ये मोटा मोटा मेरा एक अनुभव मैं सबको बतलाता हूँ। एक दूसरा, मैं महाराष्ट्र कैडर में नहीं था, मैं महाराष्ट्र का हूँ। मैं वर्धा में मेरा जन्म स्थान है। मैं उत्तर प्रदेश कैडर का ही रहा और आपको मालूम है कि पहले मैं आर्मी में था। 1966 से जब तक मैं आईएएस में नहीं आया, मैं आर्मी में रहा हूँ। तो मैं आर्मी में आया हूँ अपना 76 में, और फिर हमारा उस वक्त में होता था शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो मैंने पहले आर्मी में लगभग 6.5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ट्रेनिंग में, फिर वो छुट्टियां मिलती है तो उसका पीरियड में, तो लगभग 7 साल मैंने आर्मी में रहा। और चूंकि मैं सदैव, तो मेरी नौकरी वास्तव में आईएएस में तो शुरुआत हुई 73 में, लेकिन नौकरी शुरू हो गई थी 1966 में जब मैं आर्मी में आया। और हमारे लिए जो वर्धा वाले, विदर्भ वाले हैं, उनके लिए आर्मी भी एक बहुत बड़ा एक सर्विस था। क्योंकि जैसे आप देखें ना, महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है, सातारा है, सांगली है, ये जो एरिया है ना, ये आर्मी वालों का भरा हुआ गढ़ है। पुराने लोग जाते थे बराबर। लेकिन हमारा जो विदर्भ है, वर्धा वगैरह, गांधी जी ने अहिंसा, शांति, शाकाहार और एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, ऐसा कुछ पढ़ाने की वजह से आर्मी वार्मी में कोई गया ही नहीं। तो जब मेरा आर्मी में जाने का ये मत बना, ये 1965 की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्राई किया। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं पहले वहां से शुरू करूं, यानी आईएएस को शुरू करने के पहले तो जो मेरे 6 साल आर्मी के हैं, उसके बाद मेरा जो आईएएस शुरू होता है 73 से, तो मैं कहूंगा कि ये 66 से 73 तक का जो पीरियड है, ये पहला चरण है सर्विस का। और चूंकि वो भी एक डिसिप्लिन, करेजस और एडवेंचरस सर्विस है, और हम लोगों के लिए, वर्धा वालों के लिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ा नया एरिया था। एक तो अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर आर्मी में कोई नहीं था, तो आर्मी क्या क्या सबको लगता था आर्मी यानी मरने जाएगा, मरने जा रहा। तो जब मेरा आर्मी के लिए सिलेक्शन हो गया, तो मुझे याद है हमारी भाभी, हमारे माँ, विशेषकर माँ बड़े जोरों से रोने लग गई। ये क्या, इधर क्या खाने के लिए नहीं मिल रहा है इसको, पढ़ लिख के लिए इसको तैयार किया कि फौज में चला जाए। अब मैंने बहुत समझाया कि माताजी ऐसा है, आर्मी में कोई मरने नहीं जाता है,
आर्मी एक डिसिप्लिन, करेजियस, एडवेंचरस करियर है, करियर के लिए जाता है और अनुभव बढ़ता है और देश में विदेश में अनुभव आता है उसको डिसिप्लिन का। तो फिर मैं गया, तो माताजी परिवार वो एक लंबा कहानी है, कभी सुना है, लेकिन ये मैं सबको कहता हूँ कि भैया अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है, लड़कियों के लिए भी आर्मी में, फाइटर में, एयरफोर्स में नई नई अपॉर्चुनिटी खुल गई है, बीएसएफ में। तो उस वक्त तो हमारे जैसे लोग जो वर्धा से, विदर्भ से, और ये सबको लिए अपने यहाँ पर भी देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अपने लड़के लड़कियों को ट्रेन नहीं कर रहे जिंदगी में एडवेंचर के लिए, रिस्क लेने के लिए, प्रश्न करने के लिए, नए नए क्षेत्रों में उतरने के लिए। और वही कंपटीशन, वही इलाहाबाद, वही डिप्टी कलेक्टर, वही एसडीएम साहब। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो सर्विसेज का ग्लैमर 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 और महत्वाकांक्षा, क्या तो डिप्टी साहब बनूंगा, डिप्टी साहब। इसलिए इलाहाबाद आप देख रहे हैं क्या होता है, बहुत लड़के फ्रस्ट्रेटेड होकर परीक्षा करते 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 जब नापास हो जाते हैं तो न वो खेत के लायक रह जाते, खेती के लायक, न वो कलेक्टर बन पाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो मेरा पहला पॉइंट जो होगा सर्विस में, मैं मद्रास के लिए, वर्धा से मद्रास, वहां पर होता था ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, OTS। तो परीक्षा में पास हो गया रिटर्न में, और फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू, हमारा कोल्हापुर में इंटरव्यू हुआ। तो मेरा वजन कम था, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, खाते क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा आपका वजन कम है, वो पता कर रहे थे कि इसको खाने में को न्यूट्रिशन मिलता है क्या। अब हम दाल चावल वाले आदमी चपाती सब्जी कभी कभार एक आधा चोरी से अंडा खा लिया तो खा लिया। तो मैंने बोला हमारे पिताजी सर्विस में है, तो बोले नहीं। उनको फिर लगा कि आर्मी में आ जाने के बाद इसका वजन ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। तो मैं इस तरीके से, बाद में मुझे पता चला कि वजन कम था अपना। तो है, अपने को मौके नहीं मिलते हैं ना। अंग्रेजी भी वैसी है, मराठी में पढ़े हैं अपन लोग और मातृभाषा के गाना गाते हैं, लेकिन दुनिया तो सारी अंग्रेजी और इसमें चल रही है। तो पहला दिन जो आपने पूछा अभी, पहला दिन मेरा शुरू होता है OTS अकेडमी। तो उसके बाद में मैं आर्मी में करने के बाद हमको चॉइस था कि कंपटीशन में बैठो, तो फिर IAS में बैठ गए, परीक्षा में पास हो गए, मसूरी चले गए, मसूरी में ट्रेनिंग हुआ, कभी लंबी कहानी है वो भी। और उसके बाद हम शुरू कर रहे, मेरी पहली पोस्टिंग झांसी में हुई एज ए ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट। वो ट्रेनिंग के लिए होता है ना। तो मैं 73 में झांसी गया, वहां पर बहुत अच्छे कमिश्नर थे और कलेक्टर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने घर में रखा 1-2 दिन और घर में ट्रेनिंग दिया कि आपके लिए नई लाइन है और अभी आप ट्रेनिंग में, पहले था 9 महीने का ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग के साथ साथ करना भी है। तो पहला दिन तो गाड़ी वाड़ी आ गई थी रिसीव करने के लिए झांसी स्टेशन पे, और फिर वहां उनके यहाँ रुके 1-2 दिन। बहुत अच्छे कलेक्टर थे, ये बात है 73 की। और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाना शुरू किया कोर्ट में। उसके बाद अपना दौरे में जब जाते थे तो दौरे में लेकर जाते थे वो अपने साथ, फिर वो बताते थे इसका क्या, और उसका ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट बोलते थे उस वक्त, ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट। और फिर मुकदमे, रेवेन्यू एक्ट, बड़ा तो था ही मसूरी में, लेकिन उनका गाइडेंस बड़ा काम आया। और चूंकि संवेदनशील व्यक्ति थे और प्रेम रखते थे, ये निर्दयी नहीं थे, ये कौन आ गए क्या आ गए। तो आजकल व्यवस्था में बड़ी निर्दयता आ गई। तो खैर झांसी में शुरू हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अभी ये जो 4 तहसीलें हैं, मोट है, गरोठा है, मोरानीपुर है और एक और है, मुझे नाम नहीं आ रहा, उस वक्त ललितपुर भी तहसील ही था झांसी के अंदर। तो आपको मैं 1-1 महीना ये चारों जगह में पोस्ट करूंगा। तो पहला ट्रेनिंग वगैरह हो गया मेरा झांसी के अंदर में। वहां पर मुझे माइंस का विचार था। मेरे साथ में M रामचंद्रन साहब भी थे। रामचंद्रन साहब अपने IAS में थे, M रामचंद्रन। और वो और मैं बड़ा, ये जो माइंस है ना, बड़ा माइंस का इलीगल चोरी होता था। माइंस तो आज भी बहुत पूरा भारत में माइंस का बहुत बड़ा माइंस चोरी का अभी भी होता है भारत में, पूरा। तो हमने बहुत गाड़ियां पकड़ी, माइंस चालान किया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इसका असली इलाज क्या है।
क्योंकि जब तक रोड बनेंगे तो आपको लगेगा ही, गिट्टी पत्थर लगेगा ही, तो कहां से आएगा? तो पहाड़ से ही आएगा। लेकिन बाद में मेरा मत ये बना कि ये पहाड़ काटने के बजाय पहाड़ के नीचे जो जमीनें हैं, यानी नीचे से निकाले, जैसे कुआं खोदते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े तालाब अगर बना दे तो वो पत्थर भी मिल जाएगा, आपका नेचुरली वाटर हार्वेस्टिंग का पोल भी बन जाएगा और पहाड़ बच जाएंगे। आज आप बुंदेलखंड में देखो, इधर देखो, बालू का देखो, जगह जगह में पहाड़ खत्म हो रहे हैं, हर जगह। तो ये बड़ा दुर्भाग्य ये हमारा है, नीतियों में एक ठीक से जो प्लानिंग होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि रॉयल्टी वाला एक है, माइंस वाला एक है, इनकम बढ़ाना एक है, पर्यावरण को बचाना तीसरे का है। कलेक्टर ने देखना चाहिए, और आईएएस जो होती है सर्विस, उसका ये काम है कि पर्यावरण भी बचे, रोड भी चले, पेड़ भी बचे, और नीचे पानी का वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो बड़े बड़े तालाब बन जाएंगे आपके बगैर खर्चे के। और आपको पत्थर चाहिए, वो पत्थर निकाल लीजिए नीचे से, बेचारे पहाड़ तो बच जाएंगे। तो खैर नीतियों की कमी है। उसके बाद मैं मौरानीपुर में रहा, मैं मोट में रहा, एसडीएम रहे मौरानीपुर में, आप एसडीएम रहे। हाँ, ये 9 महीना मैंने इधर उधर करने के बाद फिर हमको सेकंड फेज होता है मसूरी में, जो 6 महीने का, 3 महीने का है। फिर 3 महीने के लिए मसूरी भेजा। तो उसमें अपने यहाँ के एक बहुत अच्छे अफसर है आरसी त्रिपाठी जी। आरसी त्रिपाठी अपने इसके थे, बुंदेलखंड के थे, और वो डिप्टी डायरेक्टर थे वहां। तो बड़ा पत्र वत्र देते थे, बड़ा ये भी फिर प्रेम वाले, और ये कमिश्नर को भी जानते थे, डीएम को जानते थे, और मुझे भी इन्होंने बड़ा मार्गदर्शन दिया। जब मैं मसूरी गया दूसरे फेज में 6 महीने बाद, 3 महीने के लिए, तो सब अपने अनुभव बांटते, कैसा है कलेक्टर, कैसे है लोग। बुंदेलखंड तो बहुत प्रेम वाला और बड़ा अच्छा एरिया है। फिर जब मैं 3 महीने बाद मसूरी से वापिस आया, तो उस वक्त जो ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट है, ये झांसी से मौरानीपुर रोज आना जाना करते थे, करीब 70 किलोमीटर। तो मैं अभी फुल टाइम ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट हो गया था, वहां का परगना अधिकारी जो बोलते हैं ना। मैं पहली बार फुल टाइम पोस्टिंग मुझे मिल गई मौरानीपुर। तो मैं वहां रहने लगा। तो मकान नहीं थे, ये बात 73-74 की, अगर आपको याद हो। 74 में सारे अफसर जिले से काम करते थे, और लोग जिला हेडक्वार्टर में आते थे अपना काम कराने के लिए। अब मैं बोलता था कि लोग झांसी क्यों आए जब आपके पास परगना वहां पर है, और वहां उस वक्त तो खैर मकान नहीं थे, मकान बाद में। तो मैंने कहा साहब मैं वहां जाकर रहूंगा। तो मैं शायद उस वक्त पहला ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था जो बोला मैं मौरानीपुर में जाकर रहूंगा। तो ये क्या जब ये जो परगना होते थे, तो ये परगना में एक अधिकारी की नियुक्ति तो होती रही होगी, लेकिन लोग रहते नहीं होंगे। हाँ, रहते हैं जिला हेडक्वार्टर में, क्योंकि वहाँ मकान है, कलेक्टर है, पहचान है, सारी सुविधाएं है। तो मेरा ही कहना है 70 किलोमीटर लोगों का प्रतिदिन आना, ये अन्याय है जी। ये। और फिर उस वक्त में चल रहा था विकेंद्रीकरण करो, आपको याद होगा 73 में अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदल गया था। वो एसडीएम से सारे पावर जो है वो हट गए थे उसके, अपने क्या नाम है ये आईपीसी वगैरह के। तो बड़ा चेंज आ रहा था। तो पहले तो बहुत अधिकार हुआ करते थे जिलाधिकारी के, एक लाइसेंस देता था तो देश भर के लाइसेंस दे सकता था। बहुत बड़े अधिकार हुआ करते थे। असली राज, असली सरकार चलाने वाले यही लोग थे, सरकारी आदमी, और आज भी है। इसके बावजूद कि बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है विकेंद्रीकरण में और अफसरों में, लोगों की अपेक्षाएं, पत्रकार बहुत आपके जैसे आ गए, सोशल मीडिया आ गया, लेकिन उस वक्त वो असली दादागिरी थी अफसरों की। तो फिर मैं वहां गया, और वहां पर एक डालमिया जी थे, उनका एक गोडाउन पुराना पड़ा हुआ था, गोडाउन डालमिया जी का। तो मैं पूछा वहां, तो किसी ने बताया कि साहब वो डालमिया जी का गोडाउन है, उसको आप टाइप करवा लीजिए। डालमिया जी को बोला तो उसको पहले तो लगा भैया ये अपना गोडाउन चला जाएगा, अगर एसडीएम आईएएस वाले ने रहना शुरू कर दिया तो फिर परमानेंट गया ये। मैंने कहा नहीं यार, आप चिंता मत करो, मैं जिस दिन जाऊंगा उस दिन मैं खाली कर दूंगा, और नहीं तो नया बनवा लेंगे। सरकार चाहती है कि अफसर आए तो अफसर के लिए बनेगा ही बनेगा। खैर डालमिया जी अच्छे आदमी थे, बड़ा प्रेम, उन्होंने साफ सफाई करके उसमें एक कमरा खुले में था मौरानीपुर में, तो वहीं मैंने रहना शुरू कर दिया। चूहे थे
अच्छा, उन्हीं दिनों में मेरी शादी हुई थी। तो खैर वो लंबा कहानी है उसका। हाँ। तो मौरानीपुर में जब मैं बैठने लगा तो मेरे पास उन दिनों जीप नहीं थी, जीप। अच्छा, अब तो जीप नहीं मिलती थी। मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल थी, जावा। नहीं, उस समय उप जिलाधिकारी को या उस समय जो अफसर हुआ करते थे आपकी रैंक के, उनको जीप नहीं मिलती थी। हाँ। अच्छा। और फिर मौरानीपुर के लिए तो जीप नहीं आई थी, वो तो सैंक्शन होता है ना। तो खैर कलेक्टर उस वक्त आ गए थे, मिस्टर कल्याण कुमार बख्शी, पहले कलेक्टर चले गए थे। तो मैंने कहा साहब देखिए मैं आईएएस का हूँ, मैं मौरानीपुर में रह रहा हूँ और मैं मोटरसाइकिल से तहसील जाता हूँ। अब मत बोलिए कि मैं मोटरसाइकिल से दौरा करूँ एज ए ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट। तो नहीं, बंगाली आदमी थे, बहुत बढ़िया, बड़ा प्रेम मिला उनसे। तो कल्याण कुमार बख्शी अभी भी अच्छी तरह याद है। बोले नहीं, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट होता था LSGD, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्थानीय ये जो है ना नगर पालिका, गांव सभा, म्यूनिसिपैलिटी, उनका वो डिपार्टमेंट था LSGD, अभी भी शायद होगा। तो नगर पालिका है, पुरानी जीप पड़ी। हाँ, नगर पालिका, नगर परिषद अभी भी है। हाँ, तो उसमें जीप थी एक पड़ी हुई। तो उन्होंने किसी को बोला इसको जीप को रिपेयर करवा दो। तो बोले ऐसा है, अभी इसके पास तो ड्राइवर नहीं है फिलहाल। तो फिर कोई ड्राइवर का इंतजाम किया। बोले ऐसा है, ये जीप तो है LSGD की, तुम लेके जाओ और इसका पेट्रोल वेट्रोल का इंतजाम तुम करो। बोले साहब मैं कहाँ से करूंगा पेट्रोल का इंतजाम, तो देना पड़ेगा। बोले देखो जब तक नहीं होता है मैं कुछ करता हूँ, मगर धीरे धीरे अपने परगना से जो पेट्रोल पंप वाला हो, कोई बड़े बड़े सेठ हो, उनको बोलो पेट्रोल भरवा दिया करो। अरे मोहल्ला साहब ये ऐसा काम कैसे हो, तो भ्रष्टाचार होगा। सरकार की गाड़ी है, मैं सरकार का हूँ, सरकार का काम है, तो किसी से भरवा कैसे। तो ये अच्छे लोग क्या है, अब देखो समस्या था प्रॉब्लम को दूर करना। अभी बजट नहीं है, बजट कम है, बजट जब आएगा तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल सुझाव दिया थी, भरवा लेना किसी अंदर से बोल के। फिर उसी दिन में इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे पेट्रोल में भर देंगे तुमको, तुम चिंता मत करो। तो मैंने कहा साहब ये अपन गलत काम नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी को बोला पेट्रोल भर दे तो फिर मैं किस मुंह से एक निष्पक्ष, एक दमदार, असरदार प्रशासन दूंगा। खैर वो गाड़ी में फिर पेट्रोल भी सैंक्शन हो गया, एक ड्राइवर भी मिल गया मंथली किराए पर। तो गाड़ी आ गई मेरे पास, मतलब गाड़ी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने दौरा खूब मैं करता था और मैं दौरे में लोगों को बैठाता, तहसीलदार भी और चपरासी भी, कानून गो भी, और वहां का फैसला नहीं करता था। उन दिनों में लैंड सीलिंग पर बड़ा जोर था, ये कब इसका ये करना, लैंड सीलिंग में जमीनों का वो लेना। इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम हुआ था, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो लैंड सीलिंग का हो, डिसिप्लिन का हो। तो ये जब इमरजेंसी आई, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, एक एक्ट था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, डिफेंस ऑफ इंडिया DIR, उसमें बड़े पावर थे। तो हम लोगों ने वहां एक मिश्रा थानेदार, बहुत अच्छा आदमी, तो ऑर्डर आया कि बहुत सारा सोना चांदी लोगों ने ब्लैक में पैसा छुपाया हुआ है, टैक्स नहीं दिया है, छापे डालो। अरे बाप रे। तो मैंने बोला ये छापा डालना वाला बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं कौन कितना बदमाश है, अपन बदमाश। अच्छा, फिर अपनी नौकरी लंबी थी, अभी 30 साल की नौकरी थी अपनी। मैंने कहा भैया अभी अपने को ऐसे गड़बड़ नहीं करना। तो हमने सबको बुलाया और छापे डाले। मौरानीपुर में इमरजेंसी के दिनों में बहुत चांदी सोना बहुत पकड़ा गया, उसको सबको हमने उसमें पुलिस के साथ में, फिर वो एक्साइज को दिया गया, फिर एक्साइज ने उसका टैक्स वैक्स लेकर, लेकिन उससे जो छवि बन गई। फिर इसी तरह मैंने देखा कि अपनी छवि को बनाना एक बात है और संभालना दूसरी बात है। जरूरी है। मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे कर लेता हूँ। इस दौरान, इस कार्यकाल की जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, चाहे वो मौरानापुर के आप SDM रहे या गाजीपुर में DM रहे, इस दौरान कई ऐसे पल आए होंगे जो आपने कुछ काम किया होगा, कुछ ऐसा पल, कुछ ऐसा काम जिसके बाद आपको बहुत सुकून मिला हो कि हाँ यार आज मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। कुछ ऐसा कोई पल हो तो उससे जरूर, उस स्मरण को जरूर शेयर करें। वहां पर मैंने देखा कि लोगों में श्रमदान की भावना है, मगर श्रमदान को चैनलाइज करने वाला नहीं है, उसको चैनलाइज करना। तो हम लोग करीब 4 महीने तक बराबर श्रमदान करने जाते थे। वो एक महावीर जैन
का 25वां जन्मदिन था, महावीर जयंती, आप जानते हैं ना महावीर। तो हमने श्रमदान, वहां पर एक पार्क खाली पड़ा हुआ था, अभी भी आप कभी मौरानीपुर वाला कोई मिले उससे पूछिए कि क्या वहां पर कोई महावीर पार्क बना हुआ है, वो किसने बनाया, कैसे बनाया। बनाया तो मौरानीपुर के लोगों ने है, लेकिन हमने उसको लीड दिया, हमने श्रमदान किया। तो मैं, मेरी श्रीमती, हमारे चपरासी और मास्टर लोग, विद्यार्थी, सब लोग वहां पर लगभग सवेरे 4 बजे श्रमदान करते रहे। और वो पूरा महावीर पार्क जो बना, अब तो उसको और अच्छा बन गया है वो, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा वहां का कॉन्ट्रीब्यूशन था। महावीर पार्क श्रमदान से बना, कोई सरकार से पैसा नहीं, कोई नगर पालिका से पैसा नहीं, ये बड़ी बात। हाँ, और तब से मेरा श्रमदान में बहुत विश्वास बढ़ गया। फिर इसी तरह लोगों की भागीदारी, फिर वहां स्यावरी एक गांव है, स्यावरी मौरानीपुर में, वहां पे एक मलखान सिंह ठाकुर हुआ करते, बड़ा दमदार आदमी, गेहूं का लेवी का चक्कर चल रहा था। तो अपने पास जीप तो थी, तो मैं जीप में ठेके ये पकड़ता था। तो मलखान सिंह ने गेहूं देने से मना कर दिया। अब मुझे भी उतनी अकल नहीं थी, आज मैं छापा नहीं डालता, लेकिन उस वक्त छापा डाला, हमने उसका गेहूं सीज किया। थानेदार ने मुझे बोला, साहब ये बड़ा आदमी, इसको छोड़िए, इसको मत पकड़िए। अरे मैंने कहा, साहब गेहूं को इसने नहीं दिया है, पकड़ना भी तो अब आ गया, मैंने तो पकड़ा नहीं, लेकिन छोड़ कैसे दे। तो बीच का रास्ता निकाला उसने, थानेदार ने उसको पटाया कि देखो भाई, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, बड़ा सख्त कानून, तुम्हारे यहाँ गेहूं पकड़ा गया है, तुम ये गेहूं अब दे दो और क्षमा मांग लो। तो फिर उसने, वो ठाकुर मलखान सिंह, दमदार मूछ वाला आदमी था, मूछ, उसने फिर क्षमा वमा मांगी। मैंने कहा भाई छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने कलेक्टर का बात करके उसको छोड़ दिया, नहीं तो बंद हो जाता वो। ऐसा है ना। इसी तरह लैंड सीलिंग में भी हमने बहुत लोगों का लैंड सीलिंग वो किया, इंक्लूडिंग जो हमारा डालिमिया जी था, इसकी भी जमीन थी। तो मैंने कहा भाई, मकान में रहना एक बात है और लैंड सीलिंग में लोगों को जमीन मिलनी चाहिए दूसरी बात। तो मेरे 4-5 जो बहुत अच्छे काम रहे, झांसी में, मौरानीपुर में, गरोठा में, मोट में, वो उसमें एक तो ये श्रमदान का काम, दूसरा साफ सफाई बहुत कराया, अपने आप ही लोग करते थे क्योंकि मैं भी श्रमदान जाता था। फिर तीसरा हमने ये करवाया, जमीनें बंटवाई लैंड सीलिंग में, बहुत काम किया। उसके बाद पंचायतों की मीटिंग, मैं ब्लॉक की मीटिंग में, ब्लॉक डेवलपमेंट के जो अफसर होते हैं, तो एक वहां एक मिश्रा था, बीडीओ मौरानीपुर में, तो कहा मिश्रा जी यार कैसे अच्छा काम करे। तो ऐसा, मैं एक आपको काम की बात बता दूं कि बड़ा अफसर जितनी जिम्मेवारी ले लेगा, इतना नीचे वाले को काम करना सरल हो जाता। ये गुरु मंत्र दिया था, इसका नाम शायद डीडी मिश्रा, कुछ मिश्रा था, वो थानेदार भी एक मिश्रा ही था, बंशीधर मिश्रा। तो ये लोगों से जब मैं राय लेता था, क्योंकि अपन तो नए नए आए थे, अपने परिवार में तो कोई IAS IPS तहसीलदार ऐसे थे नहीं, अपने को तो आर्मी में भी संघर्ष करना पड़ता था, सीखना पड़ता था। और यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए तो गर्व था, उत्तर प्रदेश मिल गया, फिर झांसी की रानी का जिला मिल गया, अच्छे लोग मिले। तो खैर फिर वो बेनी बाई हुआ करती थी, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बेनी बाई वहां के मिले थे। तो जब हमने ज्यादा सख्ती की, वहां पर एक अग्रवाल जी, भास्कर अग्रवाल, मुझे नाम अभी याद है इन बंदों का, तो मुझे मेरे शिकायत कर दी उन्होंने कि साहब ये टावरी साहब बहुत सख्त है, ये है वो है। उनको कलेक्टर ने बुलाया, बोले बताओ ये बेईमान है ईमानदार है? बोले साहब है तो ईमानदार, देखिए ऐसे ईमानदारी का क्या फायदा, हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अगर यही साफ सफाई करेंगे, यही करेंगे तो हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है वहां पे। तो बेनी भाई ने, शायद नारायण जी तिवारी थे चीफ मिनिस्टर, उसको बोल के बोला टावरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, इनको आप कोई ईस्टर्न यूपी में बढ़िया चिल्ला दीजिए। मैं कलेक्टर तो होना ही था, 2 साल 2.5 साल मेरे हो गए थे, तो फिर मेरा ट्रांसफर हो गया गाजीपुर। नहीं, इस कार्यकाल के दौरान आपसे कोई ऐसा काम, क्या कोई ऐसी भूल हुई जिससे आपको बड़ा अफसोस हुआ हो, आत्मग्लानि हुई हो कुछ, कि यार हमसे ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था? इस कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा भी इस पर हुआ, कुछ ऐसा हुआ वाकया? देखिए, मौरानीपुर में मुझे कोई ग्लानि वाला या दुख वाला काम याद नहीं आ रहा है, तो मैं नया था, प्रयोग करना था, इमरजेंसी का समय था और अच्छे कलेक्टर थे। देखिए, कभी कलेक्टर और आपका सबऑर्डिनेट से बदमाश मिल गए ना, कोई कलेक्टर कहे कि हफ्ता ही लाना है तुझे 1 लाख रुपया महीने का, तो आप गड़बड़ करना शुरू कर देते। अपन बड़े नसीब वाले थे, अच्छा अपन लेते थे ना देते थे, ये अपना सिद्धांत जिंदगी और रहा। और अभी भी अपन सबको बोलते हैं कि अगर आप न लेते हो न देते हो तो कोई आपको जबरदस्ती मांगेगा नहीं,
इतना ही है, आप फालतू के काम में जाने के लिए तैयार रहो। और मैंने जिंदगी भर उसूल बनाया कि जो भी बेकार का काम होगा। इस दौरान कोई ऐसा कार्यकाल, इस कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा भी कोई काम हुआ हो जिससे बहुत सुकून मिला हो, बड़ा अच्छा लगा हो इस कार्यकाल के दौरान? ये जो मैंने बताया अभी उस वक्त तो ये श्रमदान, जब मैंने ये बगीचा बताया, आपको बताया ना बगीचे का मैंने, महावीर, तब अच्छा लगा आपको ये काम करने के बाद? लगा, और अभी भी बहुत अच्छा लगता है। आज इस बात को लगभग 48 साल, आप देख लो 75 की बात है ना, 75 यानी कितने साल हो गए हिसाब लगाओ, 25 और 25 लगभग 48-47 साल। तो जब पीछे हम भी इसे बहुत बड़ा काम मानते हैं, इस वजह से कि आज तो सरकार इतना बजट देती है, इतना पैसा देती है, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इतने ग्राउंड पर इतना अच्छा, इतनी बेहतरीन भूमिका में काम नहीं कर पाते, उतर नहीं पाते। आपने तो बिना किसी कंट्रीब्यूशन से, लोगों से कंट्रीब्यूट करके और इतना बड़ा काम किया, एक पार्क को डेवलप किया। आपने अभी एक बात बताई कि जो माइनिंग होती थी और एक बड़ी समस्या थी, आपको मन में आया कि पहाड़ ना खोदे जाए, बल्कि पहाड़ के नीचे की जो सतह है वहीं से कंक्रीट निकाली जाए, उसका उपयोग किया जाए, ताकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक नई जो प्रणाली है वो भी काम कर पाए, तालाब वहां पे खुद जाएंगे, पहाड़ भी बच जाएंगे। ये अच्छा सोच थी आपकी, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या किया?